हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान में राजन सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो जो राजन सीरीज है तो उसके हम विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर आ है कार्य का, ऑप्शन नंबर बा है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सा है कार्य और ऊर्जा दोनों का, और ऑप्शन नंबर ता है शक्ति का। तो जो जूल मात्रक होता है वह कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रबी की फसल है। तो रबी की फसल क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर आ है मक्का, ऑप्शन नंबर बा है ज्वार, और ऑप्शन नंबर सा है बाजरा, और ऑप्शन नंबर दा है चना। तो जो रबी की फसल होती है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इसमें से सिर्फ चना की जो फसल है वो बोई जाती है। तो यहाँ पे जो रबी की फसल है वो है चना की फसल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर था इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? तो ऑप्शन नंबर आ है अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर बा है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर सा है अमावस्या की रात, और ऑप्शन नंबर दा है कभी भी। तो जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है वह पूर्णिमा के दिन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। और अमावस्या के दिन होती है सूर्य ग्रहण की घटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है डीपीटी के टीके से बचाव होता है। जो हम डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं उससे किस चीज का बचाव होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है डिप्थीरिया का, ऑप्शन नंबर बा है काली खांसी का, और ऑप्शन नंबर सा है टिटनेस का, और ऑप्शन नंबर दा है उपयुक्त तीनों का। तो जो डीपीटी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, और बी से होता है पर्टिसेस, और टी से होता है टिटनस। तो जो डीपीटी का टीका लगाते हैं हम तो ये तीनों के लिए बचाव के लिए होता है। तो यहाँ पे डिप्थीरिया भी है, और पर्टिसेस को हम हिंदी में काली खांसी बोलते हैं, और ये टिटनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर था इसका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त तीनों के लिए ये होता है डीपीटी का टीका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है CaSO4 में Ca की संयोजकता है। तो इस CaSO4 में हमें कैल्शियम की संयोजकता निकालनी है। तो जब हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकालते हैं, संयोजकता को इंग्लिश में बैलेंसी बोलते हैं। तो जब हम किसी भी तत्व की बैलेंसी निकालते हैं तो जो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो उसके जो लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस पर डिपेंडेंट होती है उसकी संयोजकता। तो यहाँ पे कैल्शियम की संयोजकता निकालने के लिए हमें इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। तो जब हम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैल्शियम का तो हो जाएगा 2 8 8, और कितना हो गया 10 और 18 और 2। तो इसका जो लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इसमें एक नियम होता है बैलेंसिंग निकालने के लिए कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से कम है, मतलब 1 से लेकर 4 तक है, तो वो जो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है बैलेंस करने के लिए, दूसरे एलिमेंट के लिए दे देता है। और वहीं अगर लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है दूसरे एलिमेंट से अपनी संयोजकता बैलेंसी बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह 2 है, मतलब 5 से कम है, तो क्या करेगा ये उसको दे देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को, और जब दे देगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +2 इसकी बैलेंसी हो जाएगी। और जब ग्रहण करता है कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को तो वह माइनस में उसकी बैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को अपने दे रहा है तो यहाँ पे +2 इसकी बैलेंसी है। तो ऑप्शन नंबर आ में है +1, ऑप्शन नंबर बा में है +2, ऑप्शन नंबर सा में है -2, और ऑप्शन नंबर दा में है -1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर है कि कैल्शियम की जो बैलेंसी है संयोजकता होती है वो +2 होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ऊपर करते हैं इसे थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। कि जो हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं उससे किस चीज की वृद्धि होती है? तो ऑप्शन नंबर आ है रोगाणु प्रतिरोध में, ऑप्शन नंबर बा है कीड़े मकोड़ों में, और ऑप्शन नंबर सा है इल्लियों में, और ऑप्शन नंबर दा है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो जो रोगाणु प्रतिरोध की क्षमता है वो बढ़ती है, तो रोगाणु प्रतिरोध में इसकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल वह फसल होती है जो खरीफ की फसल बोई जाती है जून से लेके जुलाई के महीने में। तो जो भी फसल जून से जुलाई के महीने में बोई जाती है वह खरीफ की फसल कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है गेहूं, ऑप्शन नंबर बा है मटर, और ऑप्शन नंबर सा है चना, और ऑप्शन नंबर दा है धान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दा जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि गेहूं चना और मटर जो होते हैं वो एक साथ बोए जाते हैं, ये रबी की फसल कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर है कि जो खरीफ की फसल होती है वो धान होती है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हैरों खेत से निकालने
के काम आता है। तो जो हम हैरो खेत से निकालते हैं वो इसलिए काम आता है। नंबर आ खरपतवार के, नंबर बा मिट्टी के, नंबर सा पानी के, और ऑप्शन था उपयुक्त सभी के। तो जो हम हैरो निकालते हैं खेत से तो वह खरपतवार के काम आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। खरपतवार वो होता है कि जो भी हम फसल बोते हैं तो फसल के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पेड़ पौधे जो उगाते हैं तो उनको खरपतवार हम बोलते हैं। तो उनकी सफाई के लिए हम मतलब हैरों को खेत से निकालने के काम आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिबलर से बुवाई नहीं होती है। तो यहाँ पे है कि डिबलर एक कृषि यंत्र होता है तो उससे किस चीज़ की बुवाई नहीं होती, किस फसल की इस ऑप्शन में से बुवाई नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है गेहूं की, ऑप्शन नंबर बा है चने की, और ऑप्शन नंबर सा है धान की, और ऑप्शन नंबर ता है बाजरा की। तो जो डिबलर से बुवाई करते हैं तो जो बीज वाली फसल होती है जिनको हम डायरेक्ट बीज से ही उगाते हैं तो उन फसल को हम डिबलर से बोते हैं। अब यहाँ पे गेहूं को भी हम बीज बोते हैं डायरेक्ट, चने का भी हम बीज बोते हैं और बाजरा का भी। लेकिन जब हम धान की फसल बोते हैं तो हम धान का पहले पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद फिर उस पौधे की हम रोपाई करते हैं, तो उसके बाद धान की फसल बोई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है कि डिबलर से धान की बुवाई नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सिंचाई की कटाव पानी विधि है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर आ अपलावन या प्रवाह विधि, ऑप्शन नंबर बा कोड़ विधि, ऑप्शन नंबर सा क्यारी विधि, और ऑप्शन नंबर था छिड़काव विधि। तो यहाँ पे जो सिंचाई की कटाव पानी विधि होती है वो होती है अपलावन या प्रवाह विधि। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई क्या होता है? सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनिट यूनिट। तो एसआई की ये फुल फॉर्म होती है। तो इसमें हम बल को किस में मापते हैं? तो बल को हम एसआई पद्धति में मापते हैं तो उसको हम न्यूटन में मापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। आ में है जूल और सा में है अर्क और ता में है मीटर। तो जो हम बल को मापते हैं वे न्यूटन में मापते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो जो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या लिखते हैं? एमकेएस पद्धति क्या होती है? मीटर, केजी, किलोग्राम और सेकंड। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो लेंथ होती है उसको मीटर में मापते हैं, लंबाई को मतलब, और जो वेट होता है वजन को हम केजी में, किलोग्राम में मापते हैं, और जो टाइम होता है टाइम को हम सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कार्य को हम किस में मापते हैं? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बा है मीटर, ऑप्शन नंबर सा है जूल, और ऑप्शन नंबर दा है न्यूटन प्लस मीटर। लेकिन एमकेएस पद्धति में हम कार्य को मापते हैं जूल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता हो रही है, तो उसमें जो एनर्जी प्राप्त हो रही है गति करने के कारण, तो उस एनर्जी को या क्षमता को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर आ है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बा है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सा है यांत्रिक ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर दा है विद्युत ऊर्जा। तो जो गति के कारण किसी भी वस्तु में क्षमता प्राप्त होती है कार्य करने की तो उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है गतिज ऊर्जा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यांत्रिक लाभ क्या होता है? मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैकेनिकल 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 एडवांटेज एडवांटेज। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है इसका एक फॉर्मूला होता है क्योंकि कैसे हम यांत्रिक लाभ को निकालते हैं। तो यांत्रिक लाभ को हम कैसे निकालते हैं? यांत्रिक लाभ बराबर होता है कि उत्तोलक द्वारा उठाया गया भार W अपॉन और उसे उठाने में लगाया गया बल, तो उसको बल को फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो W अपॉन F इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है W गुना F, ऑप्शन नंबर बा है W अपॉन F, और ऑप्शन नंबर सा है W प्लस F, और ऑप्शन नंबर दा है W माइनस F। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर है। W अपॉन F इसका फॉर्मूला होता है यांत्रिक लाभ निकालने का। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सरल मशीन है। तो सरल मशीन क्या होती है? आ मोटरसाइकिल, व सिलाई मशीन, सा घिरनी, और द उपयुक्त सभी। तो जो सरल मशीन होती है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सा घिरनी। घिरनी को हम इंग्लिश में व्हील बोलते हैं। तो यहाँ पे सरल मशीन वही होती है जो मनुष्य के टाइम की बचत करे और उसके मेहनत की बचत करे, उसी को हम सरल मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है सरल मशीन का। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। जो हम वृक्षारोपण करते हैं उससे भूमि का कटाव होता है, कम होता है, अधिक होता है, ये ऑप्शन नंबर 7 नहीं होता है, ऑप्शन नंबर द समान रूप से होता है। तो जब हम वृक्षारोपण कर देते हैं तो उसमें क्या होता है? भूमि का जो कटाव होता है वो कम होता है। वृक्षारोपण का मतलब है कि जब हम वृक्ष लगा देते हैं तो जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो भूमि को मतलब बांधे रखते हैं, तो इसीलिए उसका जो कटाव होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। तो जो बलुई और दोमट मिट्टी होती है उसमें रेत की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आ है 60% से लेकर 80% तक, ऑप्शन नंबर बा है 50% से लेकर 60% तक, ऑप्शन नंबर सा है 60% से कम, और ऑप्शन नंबर दा है 60% से अधिक। जो
तो जो बलुआ या दोमट मिट्टी की रेत की मात्रा होती है उसमें, ये तो मतलब डायरेक्ट वैल्यू होती है दी हुई, ये तो याद करनी ही होती है। तो यहाँ पे जो होती है रेत की मात्रा बलुआ और दोमट मिट्टी में वो होती है 60 से 80% तक। तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। नियमित खाद के प्रयोग से होती है, जब हम नियमित खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर आ उपज की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बा मिट्टी की वृद्धि, और ऑप्शन नंबर सा पानी की वृद्धि है, ऑप्शन नंबर था इनमें से कोई नहीं। तो जो हम फसल में नियमित खाद लगाएंगे तो उससे क्या होगा? उपज में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चिमटा उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आ प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, ऑप्शन नंबर द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, और ऑप्शन सा तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, और ऑप्शन था एक मशीन का। तो जो चिमटा है वह उदाहरण होता है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखें कि उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक को हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। तो उत्तोलक एक प्रकार की मशीन या छड़ होती है जो किसी भी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सके, तो उसको हम उत्तोलक या लीवर बोलते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तो इसमें हम याद कर सकते हैं एफ, डब्ल्यू और ई के थ्रू। एफ से होता है फलक्रम, फलक्रम को हम हिंदी में आलम बोलते हैं, आलम। और डब्ल्यू से वेट, वेट को बोलेंगे भार, या जो भी वस्तु को हम पकड़ते हैं वस्तु। और ई से हो गया एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब जो भी हम बल लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे है जब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होता है? जिसमें फलक्रम या आलम्ब बीच में होता है। तो आलम्ब होता है कि जिस पॉइंट के चारों ओर वस्तु घूम रही है, जिस पॉइंट से वस्तु घूम सकती है वह पॉइंट को हम फलक्रम या आलम्ब बोलते हैं। और बात वेट या भार क्या होता है कि जिस भी वस्तु से हम, भार मतलब होता है कि वस्तु को हम पकड़ रहे हैं या तो उसका कुछ भार होगा वस्तु है तो जहाँ भार बीच में होता है वेट, तो वह सेकंड श्रेणी का उत्तोलक होता है। और एफर्ट्स, जहाँ बीच में एफर्ट्स होता है, जहाँ बल लगा, मतलब एफर्ट्स को हिंदी में बल बोलते हैं, तो जहाँ बल बीच में होता है तो वह तीसरी श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो यहाँ पे है चिमटा। तो चिमटा क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कि चिमटा कुछ इस प्रकार का होता है, कोशिश करते हैं बनाने की, मान के चलिए ये चिमटा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इसका इस पॉइंट के थ्रू ये घूम सकता है। अगर हम इसके दोनों साइड से पकड़ के खींचे तो इस पॉइंट के थ्रू फैल सकता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसका होता है आलम। तो यहाँ पे हम फलक्रम ऐप से जोड़ कर देते हैं, तो ये पॉइंट होता है इसका आलम। और यहाँ पे होता है वेट की, यहाँ पे हम चिमटा से रोटी पकड़ते हैं, तो यहाँ पे वेट का वस्तु हो गया, तो यहाँ पे रोटी का कुछ वेट होगा, तो यहाँ पे वेट हो गया। और जो हम एफर्ट्स या बल लगाते हैं, तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं चिमटा को, तो यहाँ पे बल लगाया जाता है, तो यहाँ पे बल बीच में है। तो जब बल बीच में होता है तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का। तो यहाँ पे चिमटा क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पुनः प्राप्त होने वाला नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है ज्वार भाटा की ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बा है प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन नंबर सा है कोयला, या ऑप्शन नंबर दा है पेट्रोलियम। तो जो पुनः प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, नवीनीकरणीय ऊर्जा जिसे बोलते हैं, तो वो होती है कि जिसे हम कम टाइम में ऊर्जा को प्राप्त कर सकें, जिस स्रोत से हम कम टाइम में ऊर्जा को प्राप्त कर सकें, तो वह नवीनीकरणीय ऊर्जा या पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत होता है। तो यहाँ पे जो ज्वार भाटा की ऊर्जा होती है उसे हम पुनः या जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उससे जो पानी की स्पीड होती है और जो तरंगें होती है उसमें वो बढ़ जाती है, तो उससे क्या करते हैं हम पानी को टरबाइन पर छोड़ के तो उससे हम ऊर्जा मतलब लाइट बनाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस, तो ये भी पेट्रोलियम के थ्रू बनती है। पेट्रोलियम भी काफ़ी सालों बाद में प्राप्त होता है, और जैसे कोयला भी हमें बहुत सालों के बाद में प्राप्त होता है, तो ये भी जल्दी हमें प्राप्त नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये भी नवीनीकरणीय ऊर्जा नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकती वही कि बहुत टाइम बाद हम उस ऊर्जा को, उस स्रोत से ऊर्जा को बना सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है कोयले की ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बा है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर सा है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर दा है बहते पानी की ऊर्जा। तो यहाँ पे जो कोयले की ऊर्जा होती है वह अनवीनीकरणीय ऊर्जा होती है। इसको हम बहुत सालों बाद कहीं जाके हमें कोयला प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। वहीं कहीं सौर ऊर्जा तो सूर्य तब्दीली निकलता है, वहीं पवन ऊर्जा तो हवा से भी हम जो लाइट बनाते हैं, और बहते हुए पानी से जो बनाते हैं टरबाइन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सौर ऊर्जा को सीधी विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो जो भी सौर ऊर्जा होती है, सूरज के द्वारा जो ऊर्जा में प्राप्त होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलते हैं? तो ऑप्शन नंबर आ है सोलर कुकर द्वारा, ऑप्शन बा है सौर जल ऊष्मक द्वारा, ऑप्शन सा है सौर भट्टी द्वारा, और ऑप्शन द सौर सेल द्वारा। तो जो सौर ऊर्जा को हम बदलते हैं वो सौर सेल द्वारा बदलते हैं, जो हम अपनी छत पर सोलर पैनल लगाते हैं उसके थ्रू जो सौर ऊर्जा
सोलर पैनल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कि जब हम जो सौर ऊर्जा होती है, जो सोलर पैनल से ऊर्जा बनती है, उसके थ्रू हम लाइट जलाते हैं, पंखा का यूज करते हैं, तो वही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि कार्य है, तो यहाँ पे कार्य है सदिश राशि, बा अदिश राशि, और ऑप्शन नंबर सा न्यून राशि, और ऑप्शन नंबर था इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्य होता है, कार्य एक अदिश राशि होता है क्योंकि कार्य में हम दिशा को नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ऊर्जा का मात्रक है एमकेएस पद्धति में क्या है? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति में आ है किलोग्राम, वा है केल्विन, सा है जूल, और ता है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वह क्या होता है? जूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। किलोग्राम किसका होता है? वेट का, और केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर का होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 6। तो जो यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है, क्योंकि गतिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होती है, यहाँ पर लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? आज चिमनी, और वह सूर्य, सा लालटेन, और द इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा को सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक जूल होता है, एक जूल किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के, ऑप्शन नंबर बा है 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर के, और ऑप्शन नंबर सा है 1 न्यूटन बटे 1 मीटर के, और ऑप्शन नंबर दा है 1 मीटर गुणा 1 सेकंड के। तो जो जूल होता है वह होता है कि 1 न्यूटन बल में हमने किसी भी वस्तु को कितने मीटर विस्थापित कर दिया, उसको हम 1 जूल कहते हैं। तो यहाँ पे 1 जूल क्या हो गया? 1 न्यूटन बल में, तो 1 न्यूटन गुणा कितने मीटर, मतलब 1 मीटर। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से सरल मशीन है, तो सरल मशीन क्या होती है? पहिया, ऑप्शन नंबर घिरनी, ऑप्शन नंबर पेज, और ऑप्शन नंबर ये सभी। तो जो सरल मशीन में हम लिखते हैं तो उसमें पहिया भी होता है, घिरनी और पेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर था इसका करेक्ट आंसर। ये सभी जो है वो सरल मशीन के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो जो सीढ़ी होती है वो किस प्रकार का उत्तोलक होती है? तो सीढ़ी तृतीय प्रकार का उत्तोलक होती है, क्योंकि सीढ़ी में जो होता है वो बेड कहाँ लगाते हैं? बीच में लगाते हैं। तो बेड बीच में होता है, तो जब बल बीच में होता है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो आमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है? आर्टाइलिन, व म्यूसिन, सा पेप्सिन, और द ट्रिप्सिन। तो जो आमाशय में पाया जाता है एंजाइम उसको हम पेप्सिन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है, मतलब कि शर्करा की शुगर, जब शुगर का पता करते हैं तो किस हार्मोन के थ्रू, किस हार्मोन के द्वारा हम शुगर का पता करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है पैराथॉर्मोन, वा है गैस्ट्रिन, सा इंसुलिन, और दा है कीटोजैनिक। तो जब हम शुगर का पता करते हैं तो हम इंसुलिन हार्मोन के द्वारा पता करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के रसायन नियम का कार्य करता है। तो जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के नियमन का, सॉरी रसायन नहीं, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के नियमन का कार्य करता है। जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो हम पता लगाते हैं तो किसके थ्रू लगाते हैं? जैसे यहाँ पे हमें शुगर का पता लगाना था तो हम इंसुलिन के थ्रू लगाते हैं। तो यहाँ पे जब कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का नियमन का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर आ है पैराथॉर्मोन, वा है डाइवेटोजेनिक, और सा है रेनिन, और ता है पेप्सिन। तो इसका जो पता करता है वो करते हैं पैराथॉर्मोन हार्मोन के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। जल में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर आ विटामिन ए, व विटामिन बी, और सा विटामिन सी, और द विटामिन डी। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होती है दो होती है, विटामिन सी और विटामिन बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा भी सही है और ऑप्शन नंबर बा भी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है फॉस्फोरस, बा है कैल्शियम, और सा है कैल्शियम तथा फॉस्फोरस, और दा है कोई नहीं। तो जो दांतों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम तथा फॉस्फोरस दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 35 है
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, मतलब कि जो पैकेट वाला दूध होता है उसको हम कैसे प्रिजर्वेटिव करके रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है रसायनों द्वारा, वा है हिमीकरण द्वारा, और सा है पास्चुरीकरण द्वारा, और ता है किण्वन द्वारा। तो जब पैकेट का दूध संरक्षित करके रखते हैं तो वो पास्चुरीकरण विधि कहलाती है। तो वो है ऑप्शन नंबर सा। इंग्लिश में इसको पेस्टराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नियत होता है। तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो कहाँ नियत होता है। तो ऑप्शन नंबर आ है प्रोटॉन में, ब इलेक्ट्रॉन में, सब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, और द इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो जो परमाणु होता है उसका जो सारा द्रव्यमान है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में निहित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, क्योंकि जो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है। आ न्यूट्रॉनों की संख्या के, बा प्रोटॉनों की संख्या के, सब प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के, द प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो जो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है वह होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। तो इसमें ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है प्रोटॉनों की संख्या के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। तो जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें क्या स्थित होते हैं। आ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, स इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो जो परमाणु का नाभिक होता है यहाँ पे तो उसमें क्या क्या होते हैं। तो उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो जो निष्क्रिय गैस होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि उनके लास्ट वाले जो ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो संपूर्ण होती है। तो वह इलेक्ट्रॉनों का जो निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ में है 2 और 6, ऑप्शन बा में है 2 और 7, ऑप्शन नंबर सा में है 2 और 8, ऑप्शन नंबर दा में है 2, 8 और 2। तो किसके लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा में 2 और 8, क्योंकि इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जरूरत होती है सेकंड वाले में। तो यहाँ पे इसके सेकंड वाले ऑर्बिट में मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 पूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। तो जो परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक हम मानते हैं उसको बोलते हैं C12, कार्बन 12। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है कार्बन 12, ऑप्शन नंबर वाई हाइड्रोजन 1, और ऑप्शन नंबर सा है ऑक्सीजन 16, और ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन 40। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका सही सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर आ CaOH का होल ट्वाइस, बा Ce2OH, और सा है CaOH का होल थ्राइस, और दा है CaOS। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। भौतिक परिवर्तन में आ है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, बा है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, सा है नया पदार्थ बन जाता है, दा है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब किसी भी वस्तु का भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी साइज और शेप में अंतर होता है, बाकी जो उसके अणु है और जो पदार्थ है वो वही रहता है। कोई भी पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है, ना ही अणु में परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। पदार्थ के अणु में परिवर्तन नहीं होता है, ना ही नया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन कौन सा है। ऑप्शन नंबर आ दूध का फटना, बा मोम का पिघलना, सा मोमबत्ती का जलना, दा सब्जी का पकना। तो जो प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है इंग्लिश में रेसिप्रोकल चेंजेस इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसे लेते हैं ऑप्शन आ दूध का फटना। तो जैसे पहले दूध था, दूध का फट गया पहले, अब हम उस फटे हुए दूध को फिर से दूध बना सकते हैं क्या। नहीं बना सकते। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन में होता है कि जो पदार्थ पहले था हमने उसका दूसरा बना दिया, फिर से हम उसका वही पदार्थ बना दें तो उसको हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ में दूध का फटना ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बा है मोम का पिघलना, ये हो सकता है क्योंकि मोम है, अगर मोम पिघल गया फिर वो ठंडा हो जाएगा तो फिर से मोम बन जाएगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बा। वहीं देखें ऑप्शन नंबर 7 तो मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जल जाएगी तो फिर से वो मोमबत्ती नहीं बन सकती। वहीं ऑप्शन नंबर बा सब्जी का पकना, जब कच्ची सब्जी में पक जाएगी तो क्या फिर से कच्ची बन जाएगी, नहीं। तो इसलिए ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे कौन सा केमिकल चेंजेस है। तो यहाँ पे है कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, बा है कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, सा है कागज का जलना, दा है कांच की बोतल का टूटना। तो जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि पदार्थ की पूरी अवस्था बदल जाती है, पदार्थ ही बदल जाता है, तो उसको हम रासायनिक चेंज बोलते हैं। तो जैसे कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, जैसे कोयला तो उसका पाउडर बनाते हैं लेकिन गुड़ तो वही रहेंगे कोयले वाले ही उसमें। वैसे कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे हम तो उसके सिर्फ साइज में चेंज आ जाएगा लेकिन रहेगा तो वो कागज ही। वैसे ही है कांच की बोतल का टूटना, कांच की बोतल अगर वो टूट जाएगी तो उसमें रहेंगे तो वो कांच ही, उसकी जो पदार्थ की प्रॉपर्टी है वो तो कांच वाली ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है कि कागज का जलना, पहले कागज था फिर जल के वो राख बन गया। तो इसके मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सा है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है कागज का जलना में।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी फूटती है तो वो क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ मंद परिवर्तन है, व अनुकूल परिवर्तन है, स प्रत्यावर्तित परिवर्तन है और द अनियमित परिवर्तन है। तो ज्वालामुखी का जो फूटना होता है वो एक अनियमित परिवर्तन होता है, वो कभी भी मतलब फूट जाती है, उसका कोई नियम नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। दिन रात का होना। आ है रासायनिक परिवर्तन, वाह है प्राकृतिक परिवर्तन, सा है नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन और दा है नियमित परिवर्तन। तो दिन रात का होना है वह प्राकृतिक और नियमित दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। पित्त रस बनता है। तो जो पित्त रस बनता है वो कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर आ आमाशय में, व ग्रहणी में, सा छोटी आंत में, द यकृत में। तो जो पित्त रस बनता है वह यकृत में बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। तृतीय श्रेणी की उत्तोलक का उदाहरण है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? ऑप्शन आ सरौता, व कैंची, सा बोझ या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, द चिमटा। तो हमने अभी देखा था कि जो चिमटा था वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर है। वहीं अगर हम देखें सरौता, तो सरौता होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और बोझ उठाने वाली जो गाड़ी होती है वो भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होती है, जो कैंची होती है वो होती है फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर है।